निधि के घर छोड़कर चले जाने से सौम्या जी और पूर्वी के हाथ एक सुनहरा मौका लग चुका था। दोनों इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। दोनों इस वक्त यशोदा जी और कार्तिक से सहानुभूति दिखाकर निधि को गैर जिम्मेदार और बदचलन लड़की साबित करके अपना सिक्का जमाने की कोशिश करना चाहती थी। लेकिन इस नाजुक वक्त में भी यशोदा जी और कार्तिक को निधि पे पूर्ण विश्वास था कि जरूर उसने किसी ठोस कारण की वजह से ऐसा कदम उठाया है। वो गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तक उसके बारे में हमने जितना जाना है और जिस तरह से उसने इस परिवार की जिम्मेदारी अपनी नाजुक कंधों पर उठाया था, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। यशोदा जी के मन में भले ही निधि के लिए थोड़ी बहुत गलत फहमी थी, लेकिन कार्तिक को निधि के घर छोड़कर चले जाने की वजह साफ साफ पता था। लेकिन वो इस बात को किसी के सामने कहना नहीं चाहते थे। जिससे कहना सुनना था वो तो बीच में इस धार में छोड़ कर चली गई। इसीलिए अब उन्होंने शांत होकर अपने काम में मन लगाने की ठान ली थी। इस बीच पूर्वी ने कई बार कार्तिक के पास आने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक के सख्त रवैये के कारण वो अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों तक माँ बेटी परिवार के इस नाजुक वक्त में परिवार का साथ देने के नाम पर कार्तिक के घर में जमी रही, लेकिन बिना किसी अधिकार और हक के कितने दिनों तक किसी दूसरे के घर में रहा जा सकता है। इसीलिए एक दिन सौम्या जी ने पूर्वी को आखिरी मौका देते हुए कहा कि अब और इस घर में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी से जल्दी करो। पूर्वी भी आज रात का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। वो कार्तिक के नाजुक पलों में जब निधि उसका साथ छोड़ कर चली गई है, उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने आप को सजा धजा कर कार्तिक के मासूम जज्बातों के साथ खेलकर अपना घर बसाना चाहती थी। कार्तिक के ऑफिस से लौट कर आने पर चाय लेकर पूर्वी कार्तिक के कमरे में पहुंचती है। निधि के स्थान पर पूर्वी को देखकर कार्तिक को निधि की याद आ जाती है कि किस तरह से बिना उनके कुछ कहे ही निधि उनकी सारी बातें समझ लेती थी। कार्तिक को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ सोच में डूबा देखकर पूर्वी को यकीन होने लगा कि कार्तिक उसकी खूबसूरती में डूबते जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से कार्तिक के चाय पीने से इनकार करने की बात सुनकर पूर्वी को गुस्सा आ जाता है और वो कार्तिक के पास आकर कहती है, आखिर किस मिट्टी के बने हो? उस बदचलन लड़की के लिए मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकरा रहे हो। अगर उसे तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती तो ऐसे बीच में धार में छोड़कर नहीं चली गई होती। मुझे देखो, ये जानते हुए भी कि तुमने किसी और से शादी कर ली, फिर भी उस दुख के समय में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास चली आई। लेकिन एक तुम हो कि अब भी उस लड़की के वियोग भी अपने आसपास जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं उनकी तरफ देखना भी गंवाना नहीं है। सौम्या अपनी बहकी बहकी बातें करते हुए जितना ही कार्तिक के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही कार्तिक के मन में निधि के बारे में गलत बातों को सुनकर गुस्सा उमड़ रहा था। कार्तिक निधि के बारे में गलत नहीं सुन पा रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाए और सौम्या को उसकी हरकतों के लिए धिक्कारते हुए कहते हैं, तुम जिसे बच्चलन और गैर जिम्मेदार कह रही हो वो मेरी पत्नी है, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम एक पति के सामने उसकी पत्नी को गलत ठहराओ। रही बात तुम्हारी हमदर्दी की, तो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। कार्तिक का इस तरह से टुकराना पूर्वी को और भी गुस्सा दिला रहा था। आज वो कार्तिक को रिझाने के लिए इतना तैयार हुई थी और कार्तिक के ठुकराने से अपने मंसूबों पे पानी फेरता हुआ देखकर वो फिर से कार्तिक के करीब आते हुए उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कार्तिक गुस्से में पूर्वी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे लिए निधि ही सही जीवन साथी है। अच्छा हुआ जो तुम उस रात शादी के मंडप से भाग गई, वरना मेरा जीवन तबाह हो जाता। तुम जैसी लड़की मेरे लिए तो नहीं बनी है। तुम में और निधि में जमीन आसमान का फर्क है। तुम निधि जैसी कभी नहीं बन सकती।
अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि आज के बाद अपनी ये घिनौनी शक्ल मुझे दिखाने की दोबारा कभी कोशिश मत करना। इसीलिए आज के बाद मेरे जीवन और मेरे घर से पूरी तरह से दफा हो जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी बहन का ही घर उजाड़ने आई हो। तुम्हें तो दुखी होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारी बहन कहाँ दर बदर ठोकरें खा रही होगी। सौम्या जी को अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी थी, इसीलिए पूर्वी का हाथ घसीटते हुए घर से बाहर निकल जाती हैं। कार्तिक यशोदा जी की गोद में सर रख कर रोते हुए कहते हैं कि माँ, जब हमारे पास थी तब मैं उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब लगता है कि उसके बिना जीवन जीना मुश्किल है। वो आपकी सारी बातें मानती है, फिर आपको बिना बताए कैसे चली गई। यशोदा जी अपने बेटे के दुख को समझ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिवाय संतावना के कुछ नहीं दे सकती थी, क्योंकि निधि कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता था। कार्तिक को इस वक्त निधि की निस्वार्थ सेवा भावना याद आ रही थी कि किस तरह से शादी के बाद उसने उनके परिवार और उनको अपना लिया था, फिर भी उन्होंने निधि को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया। क्यों हर वक्त उसे इस बात का एहसास दिलाते रहे कि उनकी शादी एक धोखा है। यशोदा जी अगले दिन सौम्या जी और पूर्वी का कमरा साफ करवा रही थी तो उनके हाथ निधि का वो लेटर लग जाता है जो वो जाते वक्त कार्तिक के लिए लिख कर गई थी। निधि का लिखा हुआ लेटर यशोदा जी कार्तिक के कमरे में रखवा देती हैं। आज न जाने क्यों कार्तिक का मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। जल्दी से जल्दी वो घर पहुंचना चाहते थे। निधि को ढूंढने की हर तरह की कोशिश नाकामयाब हो रही थी। न जाने कहाँ छुपकर बैठी थी, जहाँ तक कार्तिक नहीं पहुंच पा रहे थे। निधि के जाने के बाद कार्तिक को निधि की हर बात याद आ रही थी, जो अभी भी उसकी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। आखिरकार निराश कार्तिक घर वापस लौट आए थे। फ्रेश होकर आईने के सामने तौलिए से मुंह साफ कर रहे थे। उस वक्त टेबल पे फड़फड़ा रहे निधि के पत्र पर उनकी नज़र पड़ती है। पहले तो वो टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जरूरी कागजात समझकर हाथ में उठा लेते हैं। उसी वक्त यशोदा जी चाय लेकर कमरे में प्रवेश करती हैं। माँ को सामने देखकर वो एक बार फिर से कार्तिक को निधि की याद आ जाती है कि किस तरह से वो उनका हर एक काम समय पे कर दिया करती थी। कभी भी उन्हें किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देती थी। जब मन में उसके लिए गुस्सा भरा हुआ था और उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, तब वो मेरे आस पास ही रहती थी। और आज जब उसकी मौजूदगी का हर पल एहसास हो रहा है तो मुझे अकेला छोड़कर न जाने कहाँ छुप कर बैठी हुई है। मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। जब मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा देनी थी तो फिर मेरे करीब ही क्यों आई। पहले ही मुझे छोड़कर चली गई होती तो शायद मैं अपने मन को मना लेता, लेकिन अब तो मन इस तरह से जुड़ चुका है कि उसके बिना रहने के बावजूद भी उसकी मौजूदगी का एहसास हर पल मुझे होता है। किससे अपने दिल का हाल बताऊं कि तुम्हारा मेरे पास ना होना मुझे किस तरह से तोड़ रहा है। यशोदा जी कार्तिक को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर उनके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, बेटा निधि का कुछ पता चला? कार्तिक नाम में सिर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं माँ, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन आपकी बहू मुझसे नाराज होकर ना जाने कहाँ छुप कर बैठी है। यशोदा जी चाय का प्याला कार्तिक को पकड़ाते हुए कहती हैं कि ये पत्र पूर्वी के कमरे में सफाई करते वक्त मिला था। मैंने सोचा शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे कमरे में रखवा दिया। यशोदा जी वापस कमरे से बाहर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कार्तिक चाय पीते हुए पत्र खोलकर पढ़ने लगते हैं। निधि की हैंड राइटिंग देखते ही कार्तिक गंभीर हो जाते हैं। कार्तिक जी, मेरे जाने के बाद पता नहीं आप इस पत्र को पढ़ना चाहेंगे या नहीं, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने किया। आपकी नज़र में हमारी शादी एक धोखा है, जबरदस्ती जुड़ा हुआ रिश्ता है, लेकिन मंडप में आपके साथ 7 फेरे लेते वक्त मैंने आपको तन मन से अपना पति मान लिया था। भले ही जिस तरह से भी
हमारा रिश्ता जोड़ा गया हो, लेकिन मैंने कभी भी इस रिश्ते को गलत नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह थी कि कुछ कमज़ोर पलों में मैं आपको एक पत्नी के रूप में पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग दिया। मेरा आपके प्रति प्रेम था, लेकिन शायद मैं वो अभागन स्त्री हूँ जिसके नसीब में पति का प्रेम लिखा ही नहीं है। जब आपने मुझसे अपने मन की बात कही तो मैं अपने आप को रोक ना सकी, लेकिन आप इसे अपनी गलती मान बैठे जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। इसीलिए इस अवस्था में मुझे आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाना ही सही लगा, क्योंकि मेरे रहने से बार बार आपको अपनी गलती का एहसास होता रहेगा और आप अपने आप को हर वक्त आत्मग्लानि महसूस कराते रहेंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। भले ही हमारा रिश्ता धोखे से जुड़ा था, लेकिन मैंने हर पल यही कोशिश की आगे मेरी वजह से आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना मिले। लेकिन अनजाने में ना चाहते हुए भी एक बार फिर से मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसीलिए मैं बिना बताए आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे या नहीं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे ना ढूंढें। कि हमारा रिश्ता जिस झूठ की बुनियाद पर शुरू हुआ है, हमें उससे कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो बेहतर होगा कि मुझे भूल कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब तो पूर्वी भी वापस आ गई है, आप उन्हें अपना लीजिए। हमारा सफ़र इतना ही साथ था। अपनी गलतियों के लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। हो सके तो इस नाचीज़ को माफ़ कर दीजिएगा। माँ जी से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। मैंने उनके दिल को भी बहुत ठेस पहुँचाया है। अभागन निधि। निधि का पत्र पढ़ने के बाद कार्तिक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो बार बार निधि द्वारा लिखा हुआ पत्र चूम रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो निधि का पत्र ना होकर स्वयं निधि ही हो। सोच रहे थे कि आज अगर निधि उनके सामने होती तो अब तक की अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग लेते, लेकिन निधि ने तो उनकी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मुकर्रर कर दी थी कि खुद को ही उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब तो वो चाह कर भी निधि से अपनी गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग सकते थे, और ना ही निधि को अपने दिल की बात बता सकते थे। काफ़ी देर तक निधि के पत्र को लिए कार्तिक आंसू बहाते रहे और मन ही मन अपने आप को कोसते रहे कि वक्त रहते उन्होंने क्यों नहीं निधि को अपने दिल की बात बता दी। अगर समय पे सब कुछ कह दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता और उनकी निधि उनके पास होती। अब तो न जाने किस हालत में कहाँ कहाँ भटक रही होगी, खुद को भी तकलीफ पहुँचा रही है और साथ ही साथ मुझे भी इतनी बड़ी सज़ा दे रही है। कहाँ छुप कर बैठी हो निधि? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास वापस चली आओ। कार्तिक ने अपने आप को इन दिनों बिजनेस के कामों में इतना बिजी कर लिया था कि उन्हें निधि के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिली। ना ही खाने की सुध थी और ना ही सामाजिक गतिविधियों में कोई रुचि रख रहे थे। अचानक से बेटे में आए इस परिवर्तन को देखकर यशोदा जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो माँ होने के नाते अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती थी कि भगवान जल्दी से जल्दी निधि को फिर से कार्तिक के जीवन में वापस भेज दीजिए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मुझे मालूम है कि निधि जहाँ पर भी होगी वो कार्तिक के बिना खुश तो नहीं होगी। जिस तरह से इन चंद दिनों में उसने इस परिवार को और कार्तिक को अपना लिया था, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने परिवार और पति को छोड़कर खुश नहीं रह सकती। उसे भी कार्तिक की उतनी ही याद आ रही होगी जितना आज कार्तिक उसके लिए तड़प रहा है। इन सब में दोनों की गलती ना होते हुए भी दोनों एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। दोनों ना जाने किस गलतफहमी में एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। जयपुर में आज छोटे राजकुमार के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, जो काफ़ी दिनों बाद पढ़ाई करके अपने शहर लौट रहे थे। महल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लाइटों की चकाचौंध वहाँ भी खूबसूरती को बढ़ा रही थी।
महल के ही सर्वेंट क्वार्टर में एक औरत एक लड़की को समझा रही थी कि तुम्हें बड़ी मालकिन ने बुलाया है। आज महल में छोटे कुंवर शाह के आने की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी जा रही है। रानी माँ चाहती हैं कि तुम भी उसमें शामिल हो। वो लड़की इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। आपको तो पता ही है कि मैं किसी भी भीड़ भाड़ वाली या शोरगुल वाली जगह पे जाना नहीं चाहती। तुम ऐसी क्यों हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों अपने मन को इस तरह से मार कर रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां हमेशा सज संवर कर ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर खुश होती हैं, और एक तुम हो कि बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहती हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में जो तुम अपने आप को अपने आप में समेट कर रखती हो? किसी से ज्यादा बात नहीं करती हो, किसी से घुलने मिलने की कोशिश नहीं करती हो, हर वक्त अपनी ही सोच में न जाने कहाँ गुम रहती हो। अगर पूछो तो कुछ बताना भी नहीं चाहती। अब तुम ही बताओ, इतने दिनों में तुम्हारे साथ रहकर तुमसे इतना लगाव हो गया है कि तुम्हें बेटी की तरह प्यार करने लगी हूँ। भले ही तुम मुझे माँ मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही दिन से अपनी बेटी मान लिया है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें इस तरह से उदास निराश देखकर मेरे मन पे क्या बीत रही होगी। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने भी आपको अपनी माँ से कम नहीं समझा है। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद मैंने कभी भी किसी को माँ का स्थान नहीं दिया था, लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपके प्रेम को देखकर मेरे जीवन में जो माँ की कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब मुझे किसी भी दूसरे रिश्ते की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई अतीत नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ। इससे ज़्यादा मेरे जीवन का कोई सच नहीं है। अब आप महल में जाइए, रानी माँ से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। क्या बात है सुनंदा, तुम्हारी बेटी नहीं आई? नहीं बड़ी मालकिन, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। वो आना तो चाहती थी, लेकिन मैंने ही आराम करने के लिए कह दिया। ठीक किया, दिन भर बेचारी कितनी मेहनत करती है। उसके आने से तुम्हारे घर के साथ साथ हमारे घर में भी रौनक आ गई है। मैं उसकी एहसानमंद हूँ कि उसने ऐश्वर्य को कितना शालीन और संस्कारी बना दिया है। नहीं तो हम तो ऐश्वर्य की जिद और अकड़ के कारण हर वक्त परेशान रहते थे कि उनकी ये आदतें कैसे बदलेंगी, क्योंकि अगर वो नहीं बदलती तो विवाह के उपरांत उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब हम हर वक्त उनका साथ थोड़ी ना दे सकते थे। विवाह के उपरांत उन्हें दूसरे घर जाना पड़ता, और दूसरे घर में उनकी उद्दंडता कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन एहसानमंद हूँ तुम्हारी बेटी का, जिसने कुछ ही दिनों में ऐश्वर्या को उद्दंड लड़की के स्थान पर सभ्य और संस्कारी लड़की बना दिया है। ये उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया या नहीं? जी मालकिन, दवा देकर आई हूँ। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दवा खाने और थोड़ा आराम करने से जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम लोग अंदर ले चलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। आप बड़े गोंड साहब के साथ कमरे में जाकर बोल दीजिए कि वो तैयार हो जाएं। तब तक हम महाराज को भी देख लेते हैं। सुनंदा काकी, आप अकेली आई हैं? मैम आपके साथ नहीं आई। हमने तो मासा से कहकर उनको संदेशा भिजवाया था। फिर वो क्यों नहीं आई? क्या मैं चली जाऊं उनको बुलाने के लिए? अरे छोटी राजकुमारी सा, आप परेशान ना होइए। आपकी मैम की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आ सकी। कल आपको पढ़ाने के समय पर वो पक्का आ जाएंगी। अब आप भी जाकर पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी और फिर बड़ी मालकिन की डांट सुननी पड़ेगी। जी काकी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद मैं आपके साथ आपके घर मैम को देखने जरूर चलूंगी। सुनंदा बेचारी अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर छोटी राजकुमारी उनके घर आ गई और अपनी मैम को ठीक ठाक देखा तो फिर वो अपनी झूठ को कैसे संभाल पाएंगी। लेकिन फिर अपने दिमाग पे जोर देते हुए मन ही मन सोचा कि चल सुनंदा, पहले यहाँ का काम देख, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। वैसे भी पार्टी में काफ़ी समय लग जाएगा, रात हो जाएगी।
छोटी राजकुमारी को याद भी नहीं रहेगा कि उन्हें मेरे घर चलना है। मैं भी क्या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हूँ। इस लड़की की वजह से अब मुझे झूठ भी बोलना पड़ रहा है। आगे से मैं कभी भी झूठ ना बोलूंगी बाबा। अगर गलती से झूठ पकड़ में आ गया तो मेरी बेइज्जती बेवजह हो जाएगी। ये झूठ बोलना भी कितना मुश्किल होता है। न जाने कैसे लोग एक के बाद एक झूठ बोलकर भी सामान्य बने रहते हैं। मुझसे तो ना हो पाएगा। सर्वेंट क्वार्टर के पास ही महल का गार्डन भी है, जहां इस वक्त शांति थी। सुनंदा के चले जाने पर निधि घर के कामों को निपटाकर एक किताब लेकर गार्डन एरिया में लाइट के सामने बैठकर पढ़ने लगती है। तभी किसी के पदचाप उसे अपने करीब आते हुए सुनाई पड़ते हैं। वो पलटकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर इधर कौन आ रहा है। पार्टी तो महल में चल रही है, फिर इस तरफ कौन हो सकता है। वो पलट के देखने की कोशिश करती है। तभी किसी की मजबूत हाथों ने उसकी आंखें बंद कर दिया जाता है। वो पलट कर देखना चाहती थी, लेकिन मजबूत पकड़ से अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाती है और आंख बंद होने के कारण वो देख भी नहीं पाती कि कौन है जो यूं अचानक से उसकी आंखें बंद कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अब इस कहानी को कंटिन्यू सुनाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कहानी आप लोगों को कैसी लगी। कहानी आपको हमारे इसी चैनल पे सुनने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे मैं कहानी अपलोड करती थी उस चैनल पे कहानी नहीं अपलोड हो रही है इस समय। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा फ्रेंड्स।